यह प्राइमेटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो कौन है दोस्तों? गोरिल्ला। आपको पता है गोरिल्ला का आईक्यू अन्य जानवरों की अपेक्षा काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा एक और आप लोगों ने नाम सुना होगा, डॉल्फिन। क्या? डॉल्फिन। उसका भी आईक्यू काफी अच्छा होता है। क्लियर? पंडा भी उसी कुल का है जिसका कौन है? भालू। अब मैं आपको पंडा के बारे में एक बात जानकारी दे दूं। पंडा दोस्तों भालू की ही प्रजाति से संबंधित होता है। इसका सिर भालू की अपेक्षा ज्यादा बड़ा होगा और जबड़े ज्यादा मजबूत होंगे। कारण है उसका प्रकृति के द्वारा ऐसा बनाया जाना, क्योंकि पंडा अधिकतम बांस खाते हैं। बांस तो आप लोग जानते हैं जिससे कागज बनता है, बांस आप जिससे खटिया भी बनती है, गांव में आप लोगों ने देख रखा होगा। बांस जैसा खतरनाक एक तरीके से कठोर जो कह सकते हैं लकड़ी है, उसको पंडा तुरंत खा जाता है। इन पंडों का शिकार एक तरीके से वॉशिंगटन में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये जंगलों को पूरी बुरी तरीके से नष्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो अब पंडे को आप भूलेंगे नहीं, पंडा सॉरी। अधिकांश कीट, जिनको इंसेक्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में, श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। किससे करते हैं दोस्तों? वातक तंत्र से। कौन अंडे देता है? सीधे बच्चे नहीं देता। एकिडना। एकिडना। इसके अलावा एक और नाम आप लोगों ने सुना होगा, डक बिल प्लेट्स। वो क्या होता है? अंड प्रजक स्तनी। यानी कि अंडे तो देती है, इसके बावजूद भी उसके स्तन यानी एक तरीके से दूध बच्चों को पिलाती है। क्लियर? किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? नागराज। ये प्रश्न आप लोगों ने कईयों बार देखा होगा, इसको भूलिएगा नहीं। नागराज अन्य छोटे जो सर्प होते हैं उनको निगल जाते हैं। तालाब और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया। ये दोस्तों दरअसल एक मछली होती है, और गैम्बूसिया मछली, जो ये मच्छर होते हैं, इनके लार्वा को यानी इनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको खत्म कर देते हैं। कैसे? खाकर। इन्हें पसंद बहुत होते हैं। मधुमक्खी में पुंप धुम ड्रोन होते हैं। पुंप धुम ड्रोन होते हैं किनमें? जनन क्षमता वाले नरों में। क्लियर? कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। पक्षी। पक्षी क्या करता है दोस्तों? कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृतंक। दूसरा कृतंक। डॉर्विन फिचिंस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। किनके लिए? पक्षियों के लिए। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन सा है? ढोल। ढोल। कौन है? ढोल। क्लियर? विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट है? जर्म प्लाज्म बैंक। जर्म प्लाज्म बैंक। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, पीछे की ओर उड़ता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? गुंजन पक्षी। ये भी बार बार पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न। वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? या एक तरीके से कह सकते हैं कितने कक्षीय वेल का हृदय होता है? 4 कक्षीय। मनुष्य का भी 4 कक्षीय होता है दोस्तों। 3 कक्षीय किसका होता है? तो 3 कक्षीय जैसे ही आ जाए तो आप लोग तुरंत लगा देंगे मगरमच्छ का। किसका? मगरमच्छ का। इसके बाद यदि कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के ज्यादा कक्षीय होते हैं। कितने? लगभग में 8 कक्षीय होता है। 8 कक्षीय। चलिए, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। कंटक चूहा। कौन? कंटक चूहा। गेंद के समान यानी एकदम से भगने लगता है। कौन होता है? कंटक चूहा, जो काटते हैं। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल। जो भी स्तनपायी होंगे, यानी मनुष्य भी स्तनपायी होता है, तो उसके मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। ये प्रश्न दोस्तों कल वाले उसमें आया था, आज इन्होंने थोड़ा घुमाकर दे दिया। हरित ग्रंथियां संबंधित हैं उत्सर्जन से। किससे संबंधित हैं दोस्तों? उत्सर्जन से। क्लियर? उत्सर्जन से। कूटक किसमें नहीं पाया जाता? बतख में। गूटक किसमें नहीं पाया जाता दोस्तों? बतख में। डायनासोर कौन थे? तो ये सरीसृप थे, अब ये लुप्त हो चुके हैं। एक प्रश्न और इससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, खंडवा के पास में, मध्य प्रदेश के खंडवा से, इसको बता देना जरूरी है चूंकि आप लोग एमपी के पेपर दे रहे हैं। यहाँ एक डायनासोर का अंडा मिला है, इस अंडे के अंदर एक और अंडा है। अब आप लोग चौंक गए होंगे। इस पर मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अंडे के अंदर अंडा है, तो इस पे जो वैज्ञानिक हैं वो लोग एक तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रजनन वगैरह होते थे या जो जनन होते थे, उसमें जो अंडे निकला करते थे, इन अंडों से और वो क्या क्या पता लगा सकते हैं, इस बारे में शोध चल रहा है। क्लियर? ये अपने आप में विचित्र तो है ही दोस्तों, अंडे के अंदर अंडा है ना। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? हिपरिन। क्या होता है? हिपरिन। कहीं कहीं ये नाम दोस्तों इस तरीके से भी आ जाता है, हिपरिन। ठीक है। ऑर्कियोटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप व पक्षी के। किनकी? सरीसृप व पक्षी के। सरीसृप मतलब क्या क्या होता है? जो जमीन में रेंगते हैं।
किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम का। किसका? डायटम का। मैमथ पूर्वज हैं हाथियों के, याद रखिएगा। मैमथ किनके पूर्वज थे? हाथियों के। मैमथ को देखेंगे तो आगे जो बड़े बड़े से सींग इस तरीके से लगे होते हैं वही मैमथ कहलाते हैं। फिरूमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। किन में पाए जाते हैं दोस्तों? कीटों में। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो यह दरअसल भेड़ था। क्लोन तो आप लोग जानते ही हैं। क्लोन का मतलब होता है उसी के जैसा बना देना, यानी कि आप हैं, आपकी एक कोशिका निकाल ली जाएगी और उस कोशिका के माध्यम से आप ही के जैसा एक और व्यक्ति बना दिया जाएगा। लेकिन इसकी जो पूर्ण विकसित पद्धति है वो विकसित अभी अच्छे से नहीं हो पाई है। बहुत सारे देशों में हो भी गई है कि इससे जो क्लोन बनता है उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा नहीं होती, यानी कि वो उतना ज़्यादा चल नहीं पाता। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों का दरअसल यह पर्यावरण के अनुसार अनुकूल हो जाना होता है। क्योंकि रेगिस्तान में है तो रेगिस्तान में वैसे भी दोस्तों पानी की कमी होती है, इसीलिए शुष्क आकार में ये अपने मल को निष्कासित करती हैं। आप लोगों ने एक छिपकली का नाम सुना होगा, कोमेडो ड्रैगन। इसी प्रकार की जो छिपकलियां हैं वो होती हैं। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप, ये भी याद रखिए। सरीसृप तो याद रखिए, मेसोजोइक भी याद रखिएगा। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? गिरगिट भी एक तरीके की छिपकली है दोस्तों। वर्ण कीलवक के कारण। किसके कारण? वर्ण कीलवक के कारण। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। इसको आप लोगों ने दोस्तों चिड़ियाघर में देखा होगा। एक तरीके से शुतुरमुर्ग भगने इनकी अगर रनिंग की बात करें तो ये भागते भी काफ़ी हैं। दूसरी बात, इनकी जो टांग होती है दोस्तों वो बहुत मजबूत होती है। कहते हैं कि यदि यदि सही टांग एक शेर या बाघ में भी पड़ जाती है तो बाघ भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए शुतुरमुर्ग के आसपास वो लोग नहीं आते। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? यह एक स्तनधारी है। कौन है? स्तनधारी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है? किवी। उड्डयनहीन का मतलब जान रहे हैं? उड्डयनहीन का मतलब होता है दोस्तों जो उड़ नहीं सकते, जो उड़ नहीं सकते। आज उड्डयन वाला अपन ने एक तरीके से वो करवाया था, संधि विच्छेद। आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि चूंकि आप लोगों को हिंदी भी करनी है तो बताइएगा कि उड्डयन किस संधि से संबंधित है। क्लियर? आज ही अपन लोगों ने इसको किया था। चलिए, आर्कियोटेरिक्स है जोरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है? ऑस्ट्रिच। अरे भाई, वही शुतुरमुर्ग जिसकी अभी चर्चा की, जिसकी टांग सबसे ज्यादा मजबूत है। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। ये तो अपन सब जानते ही हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी कहलाता है मोर। सबसे विषैली मछली पाषाण मछली है। इसका जो ये जो प्रश्न है इससे पहली वाली क्लास में आया था, फिर से आगे रिवीजन कर लीजिए। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली। यहाँ देखिए उन्होंने घुमाकर दे दिया। पिछली जो स्लाइड थी उसमें क्या प्रश्न आया था कि मच्छरों के नियंत्रण के लिए पानी में किस को डाला जाता है? तो फिर वो जो मछली थी उसका नाम गैम्बूसिया था। यहाँ भी गैम्बूसिया है। यहाँ इन्होंने क्लियर लिख दिया कीट भक्षी, ये गैम्बूसिया इनको खा लेती है। जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे क्या नहीं कर पाती? श्वास नहीं ले पाती। वो जल में ही श्वास ले पाती हैं अपने गलफड़ों के माध्यम से। ये तो बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लियर? क्या लेकिन आपको ये मालूम है ये जो मछलियां होती हैं आंख खोलकर सोती हैं? क्या आंख खोलकर सोती हैं दोस्तों? याद रखिएगा। पहली बात, एक तो ये आंख खोलकर सोती हैं। दूसरी बात, इनकी पलकें ही नहीं होती, इनकी पलकें नहीं होती। चलिए, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? 0। याद रखिए, शार्क मछली में हड्डियां नहीं होती। एम्फीबिया बनता है किससे? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं से। एम्फीबिया वर्ग इसी को तो कहते हैं जो जल और स्थल दोनों पर रहे। घोंसला बनाने वाले एकमात्र सर्प हैं किंग कोबरा। भारत में इसी को हम नाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यार, पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो वह था भेड़। अभी पिछली स्लाइड में आया, अपन ने चर्चा की इस पर। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम किसका होता है? वो होता है दोस्तों पिता का। पर भारत जैसे देश में यदि देखा जाए तो आज भी महिलाओं को ही दोषी माना जाता है। दोष इसमें दरअसल ना पिता का होता है ना ही माता का होता है।
ये एक प्राकृतिक चीज है दोस्तों, लेकिन सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं। ये दरअसल अगर नॉर्मल विज्ञान की भाषा में देखा जाए तो उत्तरदायी तो पिता के ही क्रोमोसोम होते हैं। एक्स वाई है, अभी आएगा तो अपन बताते हैं इसके लिए कैसे होता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स। दरअसल होता क्या है दोस्तों, जो पुरुष होते हैं, पुरुष उनमें एक्स और वाई होते हैं और स्त्रियों में एक्स एक्स गुण होते हैं। अब यदि मान लीजिए एक्स एक्स मिल जाता है तो लड़की हो जाती है और वाई एक्स मिल जाएगा तो लड़का हो जाएगा। इस तरीके की कंडीशन होती है। तो ये निर्धारित कौन करता है? ये पुरुष वाले हैं। क्लियर, समझ गए? ये कंडीशन होती है, इतना सा इसमें कंसेप्ट रहता है बस। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है 0%। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतान में, समझिएगा, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस पुरुष के पास में है और महिला सामान्य है, तब पुत्रों में यही कलर ब्लाइंडनेस होने की क्या संभावना होगी? तो 0%। किंतु यदि महिला को है, ये याद रखिएगा, तब उसमें हो जाती है कि हाँ भैया पुत्र भी इनका वर्णांधता से ग्रस्त होगा। यानी कि वर्णांधता अनुवांशिक बीमारियों में आती है, पर इनकी वाहक महिलाएं होती हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट का। क्लियर। यानी कि किसी के भी बच्चे को यह बताया जा सकता है कि इनके पिता कौन हैं, किसके माध्यम से? उसके डीएनए के माध्यम से। क्लियर। जीन शब्द किसका बनाया, किसने बनाया था? जी मेंडल ने। मटर के पौधों पर इन्होंने अपनी पूरी जो ये अनुवांशिकता संबंधित जो भी इनकी क्रियाएं थी वो की थी इन्होंने। जीन शब्द इन्हीं के द्वारा दिया गया है। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, हरा। यही तो है वर्णांधता। लाल कैसा दिखाई देने लगता है? हरा। हरा। आप लोगों से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्हें सीआईएसएफ में या फिर अन्य इस प्रकार की पुलिस जो खास तौर पर आर्मी वगैरह होती हैं उनसे बाहर कर दिया होगा सिर्फ इसीलिए वर्णांधता पर। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्र में, पुत्रियों के पुत्र में। याद रखिएगा, एक वर्णांध पुरुष सामान्य महिला से, वही कंडीशन है जो ऊपर थी, तब किस में होंगे? पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। गुणसूत्रों में होता है डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र में क्या क्या होगा दोस्तों? डीएनए और प्रोटीन। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? जैसे कि बलात्कारी हो गए, माता पिता हो गए और चोर हो गए, इन लोगों की पहचान के लिए डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग होता है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? यह अनुवांशिकता और विचरण का। क्लियर। जेनेटिक्स किसका अध्ययन होता है? अनुवांशिकता का है और विचरण का। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछलियों की। मछलियों की जो संख्या है वह सर्वाधिक है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीरी। कौन सा है? नीरी। क्लियर। कौन सा है? नीरी। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जलमग्न। दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। ये पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। क्या कहेंगे? पारिस्थितिकीय पदछाप। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वॉटसन और क्रिक ने। इनको इसके लिए नोबेल का एक तरीके से देखा जाए तो बायोलॉजी का या बायो का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, जीव विज्ञान का। माता पिता के गुण उनकी संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्रों के द्वारा। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन से गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होते हैं? एक्स वाई। अभी मैंने आपको बताया था ना, एक्स वाई। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो भैया 46 होनी चाहिए। जिनमें 47 होगी या जिनमें 45 होगी तो वो पुरुषों से ऊपर या नीचे हो जाते हैं, यानी कि सिंड्रोम और टर्नल सिंड्रोम हो जाता है उनमें। क्लियर। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है एक्स और वाई। यही वाला प्रश्न जो है घुमाकर यहाँ दे दिया गया है, एक्स वाई, यानी उनमें गुणसूत्रों का सम्मिश्रण कौन सा है? एक्स और वाई का। महिलाएं एक्स एक्स होती हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई से। क्या होता था?
वनों में लोग चिपक जाते थे, वन का मेरा मतलब पेड़ से है दोस्तों, पेड़ में चिपक जाते थे और उनको कटने नहीं दिया करते थे। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, अर्थात कि ऐसे उत्पादों को दिया जाएगा, चाहे अपन किसी को भी उठा लें, जैसे उन्होंने मैगी बनाई या फिर कोई अन्य उत्पाद बनाया, खाने की कोई वस्तु है ना, तो उनमें दिया जाएगा, उसको पहले चेक करेंगे, चेक करने के बाद ये समझ में आएगा कि भाई इससे कोई हानि तो नहीं है, भैया हानि नहीं है, तो उनको इको मार्क दे दिया जाएगा। आप बताइएगा, मैंने करंट की एक क्लास बनाई थी, उसमें बताया था कि इस साल किस किस को इको मार्क दिया गया है। एक या दो के नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओजोन इतनी सांद्रता एक तो इलायची है दोस्तों, है ना, कहाँ की इलायची है ये जरूर बताइएगा। ई को इतनी सांद्रता पर गंभीर हाँ सॉरी ओजोन इतनी सांद्रता यानी संकेंद्रण पर गंभीर फुस्फुसीय रोग उत्पन्न रोग करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 9.0 ppm, कितना 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? जल हायासिंथ, जल हायासिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसकी? ऑक्सीजन की। भाई सभी पेड़ पौधे यदि मर गए तो पशु पक्षी कैसे रहेंगे? ऑक्सीजन तो वहीं से आती है ना। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्वास्थाने। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वास्थाने। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। क्या है? मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक। समझिए क्या बोल रहा है। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल पर कौन से जीव होते हैं? उत्पादक, यानी कि जो सामानों को या खाने का पदार्थ हो कुछ भी हो उसको उत्पाद करते हैं। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा है? जलमंडल। सबसे विशाल जलमंडल ही है। एक तरीके से जलमंडल देखा जाए तो सबसे ज्यादा है, समुद्र सबसे ज्यादा है, हम रहते बहुत कम में है, थलमंडल कम है, तो जलमंडल तो होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि बात पृथ्वी की चल रही है ना दोस्तों। कौन सा है? जल मंडल। एक कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला के द्वारा। किसके द्वारा? जल जीवशाला के द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न हैं। जो क्या है दोस्तों? संकटापन्न। भारत में पारिस्थितिकीय असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, यानी वनों का ये जो कटाई चल रही है यही पारिस्थितिकीय असंतुलन का प्रमुख कारण है। कारण है भी दोस्तों, वनों की कटाई इतनी ज़्यादा तेजी से हो रही है, और वो भी किसके लिए हो रही है? एक तरीके से या तो शहर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या शहर का शहरीकरण करने के लिए, है ना, शहर का शहरीकरण करने के लिए या उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। फिर भी सरकार इसकी ओर ध्यान देती है और इन पर एक तरीके से रोक भी लगाकर रखती है। ताल पारिस्थितिकीय तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। किन किन पर? उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? मानव की गतिविधियां। बिल्कुल, मानव की गतिविधियां यदि ज्यादा गड़बड़ हो जाएंगी तो प्रकृति में असंतुलन की स्थिति आ जाएगी। ठीक है। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। इसको वैश्विक विरासत का वन माना जाता है दोस्तों। किसको? सुंदरवन को। हालांकि बता दें कि सबसे ज्यादा शिकारी भी यहीं पर हैं और शिकार भी सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। कारण यह है कि ये इतना विस्तृत है दोस्तों कि शिकारी पकड़ में नहीं आते और अपना काम करते रहते हैं। और एक से एक तो यहाँ पर अगर देखे जाए तो जीव पाए जाते हैं जिनकी खालें जो होती हैं या जिनके शरीर के अंग हैं वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं। क्लियर। वह वर्णक जो वनस्पति को वैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन। ये याद रखिएगा। कौन सा? फाइकोसाइनिन। क्लियर। वह वर्णक जो वनस्पति को बैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचा दे। क्लियर। फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब जान रहे हैं? मतलब एक ही पारिस्थितिकी तंत्र है, ये जीव अलग तरीके से रह रहे हैं, ये अलग से रह रहे हैं, इनका थोड़ा रहन सहन अलग है, इनको अलग वो पसंद है, तो ये ऐसा कहाँ पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। क्लियर। बैकलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? फॉर्मल्डिहाइड का। किसका है? फॉर्मल्डिहाइड का। बैकलाइट फिनॉल अन्य किसका बहुलक है? तो फॉर्मल्डिहाइड का। फॉर्मल्डिहाइड का।
प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला शब्द पीवीसी से तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी कई बार आया है दोस्तों, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यह प्लास्टिक उद्योगों में प्रयोग होता है। बरसाती यानी रेनकोट किससे बना जाता है? यह पॉलीकार्बोनेट से बना होता है। किससे बना होता है? पॉलीकार्बोनेट से। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम भी है डेक्रॉन। क्या है? डेक्रॉन। और मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो रेयान। ये तो याद है आप लोगों को, लेकिन आप या तो इसको भूल सकते हैं और इस वाले को। तो क्या है? कृत्रिम रेशे के अन्य नाम है डेक्रॉन। कृत्रिम रेशे, कृत्रिम का मतलब आप लोग जानते हैं, जो अपने हाथ से बनाए गए हैं, मनुष्य ने बनाए हैं। और प्राकृतिक रेशम क्या होगा? जो प्रकृति से उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर? कृत्रिम को हम एक तरीके से सिंथेटिक भी कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो यह आइसोप्रीन का है। ये भी प्रश्न काफी आता है। क्लियर? रेयन के और नॉर्मल प्रश्न है दोस्तों, अधिकतम आदमियों को ये याद भी है, जिनको याद नहीं है उसको याद कर लेना। रेयन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज। रेयन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो सेलुलोज। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोस। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोस। रबड़ उद्योग में बहुलता में प्रयुक्त होता है एनिलीन। क्या होता है? एनिलीन। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनॉइल डाइक्लोरोइथेन। क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनॉइल डाइक्लोरोइथेन। ये डीडीटी का पूरा नाम है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लियर? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। किसका किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? बेंजोइक अम्ल। दोनों बातें याद रखिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए और फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है क्लोरो एसिटोक्यूसोन। ठीक है? भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। क्लियर? चलिए, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल तार। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोल तार। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन। क्या है? फ्लोरोकार्बन। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का। क्लियर? चलिए, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। किस कारण से होता है दोस्तों नींबू खट्टा? साइट्रिक अम्ल के कारण। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। बहुत बार आता है दोस्तों, जो मानव के गुर्दे यानी किडनी में जो पथरी होती है वह किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। डॉक्टर की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर अंडे दूध और गोभी आदि नहीं लेने चाहिए ताकि क्रिस्टल ना बन सकें। क्लियर? समझ गए? टमाटर ना लें, अंडे ना लें, दूध और गोभी ना लें, ताकि क्रिस्टल ना बन सके। किसकी? कैल्शियम ऑक्सलेट के। क्लियर? ये उनके लिए होता है। चलिए आगे चलते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल के 3 काम आ गए। पहला, फलों के रस को सुरक्षित करना। दूसरा, खाद्य को सुरक्षित करना। फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में। किसमें? कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पूर्ति रोधी के लिए। पूर्ति रोधी के लिए। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है दोस्तों, घुमा घुमा के ये प्रश्न आता है, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ है इसीलिए। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46। ये भी दोस्तों बहुत सरल है, लेकिन कभी कभार ये आ जाता है 46%। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरो बेंजीन। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो क्लोरो बेंजीन। क्लियर? जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतः छेपित करती हैं फार्मिक अम्ल। क्या करती हैं दोस्तों? अंतः छेपित क्या करती हैं? फार्मिक अम्ल। क्लियर? चलिए, मधुमक्खी के देश से एक अम्ल छूटता है। देह से, देश नहीं है, देह है, शरीर से अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है।
अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है? इसको मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल। यही चींटियों में भी पाया जाता है। क्लियर। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिरके में हाइड्रोक्लोरिक नहीं है दोस्तों, ये गलत है, याद रखिएगा, है ना। इसका सही आंसर है सिरके में एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। अब समझिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के एक तरीके से देखा जाए तो अमाशय में होता है, HCl। ठीक है, बाकी इसका बाहर भी प्रयोग होता है। सिरा अति उत्तम कच्चा माल है, ये आ गया एसिटिक अम्ल। इसी सिरे का उपयोग होता है एक तरीके से सिरके में। क्लियर। तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं था, तो मैंने उसको हटा दिया, एसिटिक अम्ल है, याद रखिए। टमाटर सॉस में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। अभी बताया ना, ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है ताकि खाद्य पदार्थ बेकार ना हो, इसीलिए टमाटर सॉस आप जानते हो कितने दिनों पुराना होता है, कोई समस्या नहीं आती। सिरके का मुख्य घटक क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ये यहाँ पर था, वही यहाँ पर आ गया। क्लियर। सिरका होता है, ये विनेगर, विनेगर देखते होंगे ना आप लोगों ने, चाउमीन वगैरह खाई होगी, विनेगर डाल देते हैं, वही है एसिटिक अम्ल। जल में एसिटिक अम्ल का 5% का विलयन है, याद रखिए, यही विनेगर। जल में एसिटिक अम्ल का सिर्फ 5%, यानी कि 100% में से 95 जल होता है, और जब ये हम 5% मिलाते हैं तब ये इतना खट्टा हो जाता है। और ज़्यादा अगर खट्टा हो जाए तो फिर आप जानती हैं। यदि दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। यह किस कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके? लैक्टिक अम्ल। यही लैक्टिक अम्ल के कारण दोस्तों हमारे शरीर में भी थकान होती है। आपने देखा होगा जब आप दौड़ते हैं तो कहीं कोई ना कोई एक तरीके से, चाहे हड्डी के पास में हो या हड्डी के किनारे पे मांसपेशियों में हो, दर्द होने लगता है। वो यही लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण होता है। दूध भी खट्टा इसी कारण होता है। तो अपन ने लैक्टिक अम्ल से 2 प्रश्नों को देखा। मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकावट आती है? लीजिए, जो मैं चर्चा कर रहा था वो यहाँ पर आ ही गया, लैक्टिक अम्ल। क्लियर। चलो, अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर, है ना। जब ज्यादा आदमी शराब का सेवन कर लेता है तो किस पर प्रभाव पड़ता आता है? लीवर पर। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता होती है, यानी जो अंधे हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा पेपरों में निकलती है कि कहीं पर उन्होंने दूसरी प्रकार की शराब पी ली या फिर एक तरीके से अवैध शराब को पी लेने पर वह अंधे हो गए। होता क्या है? उसमें मिथाइल एल्कोहल ज़्यादा होता है, नशे की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे वो लोग अंधे हो जाते हैं, कहीं कहीं तो वो खत्म भी हो जाते हैं। टिंचर आयोडीन है, आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन। आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन। विकृतीकृत एल्कोहल पीने के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। विकृतीकृत एल्कोहल जो होता है, यानी जो बेकार हो गया है, सड़बड़ गया है, वह पीने योग्य नहीं होता, इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। एल्कोहलिक खमरीन का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल यही पीने वाला होता है दोस्तों। ठीक है। C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? इथाइल एल्कोहल का। किसका? एथाइल एल्कोहल। मीथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? यूड़ एको एल्कोहल से। यूड़ एल्कोहल से मीथेनॉल। क्लियर। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन। ये भी प्रश्न दूसरी बार आया है। शीत प्रधान देश में ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में एंटी फ्रिज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण से क्या क्या होता है? पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल। पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल, यानी उसमें पानी होगा, साथ साथ में और क्या मिला रहेगा? इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल। एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता? एक एल्डिहाइड व एक ईस्ट के। एक एल्डिहाइड और एक ईस्ट के। धातु में जोड़ लगाना यानी वेल्डिंग, वेल्डिंग आप लोगों ने देखी होगी, में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एसीटिलीन। कौन सी होती है दोस्तों? एसीटिलीन। क्लियर। ये वाली गैस इसमें प्रयोग में होती है, धातु में जोड़ लगाना। प्रशीतक यानी फ्रीऑन क्या है? डाईफ्लोरो डाईक्लोरो मीथेन। इसका नाम याद रख लेना। फ्रीऑन का पूरा नाम क्या है? डाईफ्लोरो डाईक्लोरो मीथेन आता है दोस्तों प्रश्न। प्रशीतक मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं? यही फ्रीऑन गैस होती है दोस्तों, जो कि आपके फ्रिज में होती है, और इसी के निकलने से यह ठंडी होने लगती है। क्या? फ्रिज। क्लियर। एक प्रश्न और आता है, फ्रिज को खोल देने पर कमरे का तापमान घट जाएगा या बढ़ जाएगा? लोग सोचते हैं यहाँ ठंडी हो जाएगी तो घट जाएगा, पर ये गलत है। उसका तापमान जो है वह बढ़ जाता है। क्लियर। एक और प्रश्न आता है कि वायुमंडल में कौन सी ऐसी गैस है जो ज़्यादा प्रदूषण फैला रही है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो आप लगा ही देंगे, साथ साथ में यदि ऑप्शन में फ्रीऑन भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है तो आप फ्रीऑन को लगा देना, क्योंकि फ्रीऑन भी उसका सही आंसर है। क्लियर।
चलिए, इंडेन गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। इसको आप बीपी से याद रखें, बीपी, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है इंडेन गैस या एलपीजी गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनेगी? मीथेन। चलिए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? एसीटिलीन। क्या है? एसीटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनती है एसीटिलीन। एसीटिलीन पे दो प्रश्न आ गए। एक तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई गई, और कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से भी यह बन जाती है एसीटिलीन। ठीक है, कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरीन, अग्निशामक। समझे? जो बिजली से आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए क्या चाहिए? पायरीन, अग्निशामक। पायरीन को याद रखिएगा। किसको याद रखना है आपको? पायरीन को। क्लियर? कास्ट स्प्रिट क्या होता है? मैथिल एल्कोहल। कास्ट स्प्रिट मैथिल एल्कोहल। शराब में उपस्थित रहता है इथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल। क्लियर? विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल को मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। क्लियर? कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है इथाइल एल्कोहल। कार के इंजन में नॉकिंग के, किसके? नॉकिंग के। सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक एक तरीके से देखा जाए से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। कौन सी होती है? मीथेन। गोबर गैस में मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्यतः गैस कौन सी है? मीथेन है। अब आप लोग मीथेन पर देखिए 5 चीजें आ गई। एक तो गोबर गैस में मुख्य अवयव हो गया, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव हो गया, बायोगैस का मुख्य घटक हो गया, दलदली भूमि का एक तरीके से देखा जाए तो दलदली भूमि से जो गैस निकलती है उसका हो गया, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस यही घर की एलपीजी, और खदानों में अधिकांश जो विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। देखिए, ये यहाँ से 7वां भी आ गया। रसोई गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। क्लियर? प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो मास्टर्ड गैस को। किसको? मास्टर्ड गैस को। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। कौन सा पाया जाता है दोस्तों? सेल्यूलोज। क्लियर? कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्ध्वपातन। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है वह पेट्रोल व एल्कोहल का। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? उच्च क्षमता और अधिक बचत के लिए। उच्च क्षमता और अधिक बचत के लिए। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। जो व्यापारिक वैसलीन होता है वह किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। पैराफिन किसका उत्पाद है? पेट्रोलियम और पेट्रोलियम परिशोधन का। किसका है दोस्तों? पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है? ऑक्टेन। ऑक्टेन याद रखिएगा, ये मुख्य संगठक होता है। ऑक्टेन से क्या ज्ञात करते हैं? कमेंट में बताइएगा। अपस्फोटन आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, क्या किसे कहते हैं अपस्फोटन? इसके बारे में भी बताइएगा। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम, इसको वैक्स भी कहते हैं, यह पैराफिन मोम होती है। क्लियर? यानी जो मोम आप देखते हैं, जो वैसलीन देखते हैं, ये सभी पेट्रोलियम के ही पदार्थ हैं। गैसोलीन और पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम खुद एक जीवाश्म पदार्थ है, इसी से अन्य अन्य चीजें निकलेंगी। पेट्रोल अलग निकलेगा, डीजल अलग निकलेगा, मिट्टी का तेल अलग निकलेगा, प्राकृतिक गैस निकलेगी। तो इस प्रकार इनसे सभी चीजें निकलती हैं। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं? इसकी ऑक्टेन संख्या से। चलिए, यहाँ पर मैंने ही बता दिया, यानी इसने स्लाइड ने खुद बता दिया कि गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं? इसकी ऑक्टेन संख्या से। ऑक्टेन संख्या पर एक और प्रश्न है जो मैंने आपसे पूछा है। क्लियर? उसको आप लोगों को बताना है।
स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। स्फटिक आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, वह किसका है? तो वह सिलिका का है, याद रखिएगा। स्फटिक किसका? सिलिका। या बोलते नहीं है वहां पर स्फटिक की मूर्ति रखी हुई है, वो दरअसल सिलिका के ही क्रिस्टल के रूप हैं। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है हाइड्रोजन कहलाती है। कौन सी है? हाइड्रोजन। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वह उर्वरक में नहीं पाया जाता। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में। किसमें? तरल नाइट्रोजन में। अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है? क्षण भंगुरता। अधातुओं में भंगुरता, सॉरी भंगुरता। अधातुओं में कौन सा गुण है? भंगुरता, यानी टूट जाने वाला। क्लियर। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, सीओ और एच का। किसका है? सीओ और एच का। क्लियर। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके O3 परत को। किसको? O3 परत को। जो पराध्वनिक जेट आप लोग समझ पा रहे हैं, जो कि ध्वनि की गति से भी 3 गुना ज्यादा तेज गति से चलते हैं, तो वो इतनी ध्वनि छोड़ते हैं कि जिससे O3 जो है वो नुकसान पहुंचता है और वह परत जो है वह हल्की पतली होती जा रही है। पाइराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या मिलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, आयोडीन। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह करते हैं, क्या है? आयोडीन। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? वर्जीलियस ने। वर्जीलियस ने जीवन शक्ति के सिद्धांत का। वर्जीलियस को वार्गिकी का पिता भी कहा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। ये लगभग तीसरी बार प्रश्न आ रहा है दोस्तों, इसको तो आप लोग भूलेंगे ही नहीं, है ना। बिना ऑक्सीजन के सब व्यर्थ है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम। कौन सा पाया जाता है? हीलियम। कौन सी एक विधि संदूषित भौम जल से आर्सेनिक से निष्कासन के लिए प्रभावी नहीं है? क्वथन। क्या नहीं है? क्वथन। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? फ्लिंट कांच का। किसका होता है दोस्तों? फ्लिंट कांच का। इलेक्ट्रिक बल्बों के, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनकी बात चल रही है। आप लोगों ने खूब बल्ब तोड़े होंगे ना, उन्हीं बल्बों में जो कांच होता है वह फ्लिंट कांच है। रसायनों का राजा H2SO4। क्लियर। H2SO4 को हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें शिथिलता बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं। शिथिलता बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्या होंगे? क्षारीय होंगे। प्रायः क्या होते हैं? क्षारीय, यानी अक्सर क्या होते हैं? क्षारीय। हीरे का 1 कैरेट कितने किसके बराबर है? 200 mg के। 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 mg, 200 मिलीग्राम के। क्लियर। मिलीग्राम है दोस्तों, याद रखना। फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में। अभी दोस्तों विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा जो मिला है वो कहाँ पर मिला हुआ है? अफ्रीका में मिला हुआ है। वो भी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। आप लोगों को बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 3 सबसे बड़े हीरे दक्षिण अफ्रीका में ही मिले हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका हीरों का बहुत बड़ा उत्पादक देश है, यानी यहाँ पर हीरे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। क्लियर, इसको याद रखिएगा। 3 जो सबसे बड़े हीरे हैं वो दक्षिण अफ्रीका से ही निकले, और तीसरा जो अभी अभी निकला है वो भी यहीं से निकला हुआ है। कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? कांच। कांच को अतिशीतित द्रव की श्रेणी में रखा गया है। अतिशीतित द्रव यह दरअसल एक मिश्रण है, याद रखिएगा। कांच तत्व या यौगिक में नहीं आता, मिश्रण में आता है। अतिशीतित द्रव का मतलब होता है ज्यादा ठंडा करने पर, बहुत ज्यादा ठंडा करने पर यह पिघल भी जाएगा। क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। क्लियर। चलिए, और यह क्रिस्टल के रूप में होता है। किसके रूप में? क्रिस्टल के रूप में। क्रिस्टल का मतलब आप लोग जानते हैं ना, जिसकी चारों इस तरीके से होती हैं वो होती है क्रिस्टल। चलिए, वायरस भी अधिकतम इसी रूपों में होते हैं। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों? प्रकाश वर्ष। अभी प्रकाश वर्ष के मात्रक वगैरह इसमें आने वाले हैं, इस वाले अपन ने जो क्लास है इसमें इसको मेंशन किया था, तो उसको अभी आने वाली है, 2-4 स्लाइडों के बाद आ जाएगी। टैकियान से तात्पर्य है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। टैकियोन क्या है? प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने की इसकी संभावना है। टैकियोन को याद रखिएगा। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? आइंस्टीन ने। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टीन ने दिया। आइंस्टीन ने क्या बताया था दोस्तों? E = mc² बताया था ना। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर।
तीव्रता मापने वाले उपकरण क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। यह क्या नापता है? सूर्य की तीव्रता को। उनके ताप को कौन मापता है? याद रखिएगा, यही बताई दे रहा हूं, भूलिएगा नहीं, पाइरोमीटर। कौन सा? पाइरोमीटर। ठीक। उड़ते हुए चक्के की, यदि चक्का उड़ रहा है तो प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापा जाएगा? स्ट्रेबोस्कोप में। किस में नापा जाता है? स्ट्रेबोस्कोप में। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रेडियो तरंगों के द्वारा, यानी कि रडार यहाँ पर है। अब रडार यहाँ पर है, ऊपर से मान लीजिए कोई जहाज भारत की ओर आ रहा है हमला करने के लिए, तो रडार इसको पहले ही पकड़ लेगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये आ रहा है। तब यहाँ पर अपनी जो मिसाइलें हैं वो यहाँ तैनात हो जाएंगी, और जब लगेगा कि ये हमारे लिए हानिकारक है तो उसको वायु में ही मार गिराया जाएगा, या तो ब्रह्मोस के द्वारा, या अग्नि के द्वारा, या फिर पृथ्वी के द्वारा। इस तरीके की मिसाइलें वैसे भी अपन लोगों के पास में है। कौन सा उपकरण चिकित्सा के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप। भैया डॉक्टर के पास गए होंगे, गले में लटकाए रहते हैं ना इस तरीके का, ये दो रहते हैं, वही स्टेथोस्कोप होता है जो हृदय की धड़कन को बताता है। चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? एस चंद्रशेखर के। किसके? एस चंद्रशेखर के। इनको भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किस मामले में मिला है आप लोग बताइएगा। मैं हल्की सी हिंट आपको दे देता हूं, तारे जैसा कुछ याद आ रहा है? चलिए, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को। याद रखिएगा, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित, त्वरित का मतलब जान रहे हैं, उसको चार्ज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु का। पाइरोमीटर किसे मापने में प्रयोग में लाया जाता है? उच्च तापमान को। पाइरोमीटर अभी अपन ने बताया उच्च तापमान को। एक्टियोमीटर से क्या है? किरणों की तीव्रता को नापते हैं। दोनों में अंतर है दोस्तों, क्लियर? किरणों की तीव्रता कितनी तीव्र है भाई, और तापमान अलग चीज है, कितनी गर्म है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। कुलिज नलिका का उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? एक्स किरणों को उत्पन्न करने में। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? ओ राइट एवं डब्ल्यू राइट ने। यही तो थे राइट बंधु, क्लियर? अब देखिए ये आगे जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 001 mm के। इनको आप लोग रट लें, क्लियर? 001 mm के। एक प्रश्न इससे संबंधित आना है, समझ लीजिए बिल्कुल। इसीलिए इस वाले चैप्टर को मैं पहले ही लेकर आ गया, ताकि अभी से आप लोग इसको देखें और जल्दी से इनको याद कर लें। 1 किलोग्राम राशि का वजन अगर देखा जाए तो 8 न्यूटन के बराबर होगा, क्लियर? एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप होता है? 10 पे 15 मीटर के। 10 पे 15 मीटर के। 10 पे 15 की घात है दोस्तों, ठीक। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 पे 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में है प्रकाश की चाल। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.6 इंटू 10 पे -34 की पावर 6.6 10 पे -34 जूल सेकेंड। एक माइक्रोक्रॉन बराबर कितना होता है? 1/1000 mm। 1/1000 mm, यह एक माइक्रोन के बराबर है। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10 पे या 10 पे -12 ग्राम, क्लियर? 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर, ये पता ही है। एक नॉटिकल मील होता है 1.85 किलोमीटर। ये नॉटिकल मील कहाँ पर आती है दोस्तों? समुद्रों में। यदि समुद्र की हमको लंबाई नापनी है, सॉरी समुद्र की लंबाई का मेरा मतलब है कि समुद्र में जैसे मान लीजिए कोई जहाज जा रहा है, ये नाव जा रही है, अब इसने कितनी दूरी तय की, तो वहाँ किलोमीटर नहीं चलता, वहाँ नॉटिकल मील चलता है। और एक नॉटिकल 1.85 के बराबर होता है। एक मील 1.61 के बराबर होता है, यानी कि एक मील की यदि हम बात करें तो 1.5 किलोमीटर से भी 600 मीटर, 1.5 किलोमीटर से भी 100 मीटर ज्यादा, यानी 1600 मीटर लगभग में। तो एक मील हमको समझ में आ गया, एक नॉटिकल मील समझ में आया। एक फैदम कितना होता है? 1.80 किलोमीटर। 1.80 किलोमीटर यानी कि 1800 मीटर के बराबर एक फैदम होता है। मैं मीटर क्यों जोड़ रहा हूं? ताकि आप किलोमीटर से इसको निकाल सकें और आपके दिमाग में इसकी छवि बन सके। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159। ये भी बहुत बार आता है दोस्तों। बैरल में क्या नापा जाता है दोस्तों? आप लोगों को मालूम है, पेट्रोल, डीजल, ये सभी बैरल में नापे जाते हैं, क्लियर? एक नैनो सेकेंड में होता है 10 पे -9, 10 पे या 10 पे -9, ठीक। एक एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं? 10 पे -10, 10 पे -10 या 10 पे -10 की पावर m, ये होते हैं एंगस्ट्राम में मीटर। मतलब बहुत छोटा भाग, समझ रहे हैं ना कितना छोटा है? ये माइनस लगी है, माइनस, याद रखिए। एक अश्व शक्ति 746 वाट रटा पड़ा है।
रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने में। दोस्तों बहुत सरल प्रश्न है ये, पर ऑप्शन में वो डीसी को एसी में बदलने में भी दे देता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने। किसने किया था? डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। क्या है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट में इस तरीके से होता है, मान लो थर्मोस्टेट दो परतें होती हैं दोस्तों, एक ये परत होती है, ठीक है, इस तरीके से। इसके अंदर वायु नहीं होता, निर्वात होता है। क्या होता है? निर्वात। और ऊर्जा का स्थानांतरण यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक करना है तो किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता चाहिए। अब चूंकि माध्यम ही यहाँ खत्म कर दिया, यानी यहाँ कर दिया निर्वात, तो अंदर की वायु बाहर नहीं जा सकती, बाहर की वायु अंदर नहीं जा सकती। यदि इसलिए इसके अंदर आप चाहे जल रख दें गर्म, चाहे इसमें ठंडा पानी रख दें, वह बराबर स्थिति में रहेगा। यही होता है थर्मोस्टेट। अब इसमें क्या बोल रहा था वो, कहाँ गया? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। अंदर जो भी डाल देंगे, जैसा डाल देंगे वैसा ही रहेगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा थर्मस जिसको बोलते हैं, चाय वगैरह पीने में इसका इस्तेमाल होता है। देखा होगा चाय की दुकान वाले इस थर्मस का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिडक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के प्रयुक्त में उपकरण कौन सा होता है? डिक्टाफोन। कौन सा होता है? डिक्टाफोन। ऑफिसों में ज़्यादा उपयोग में आता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने। लीजिए, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा था, यहाँ पर उसका उत्तर ही आ गया। अब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी इसके बारे में, ब्लैक होल के बारे में यदि थोड़ा बहुत आप लोग जानते हो तो जरूर लिखिएगा। चलिए, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल देता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में। एक खगोल की ये इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 10 पे -3 या 10 पे -3 की पावर मीटर के बराबर। ये माइक्रोमीटर होता है, याद रखिएगा। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। इससे संबंधित भी एक प्रश्न आप समझ लीजिए आना ही है, किस ऊर्जा का किसमें रूपांतरण किसके माध्यम से होता है। भैया नॉर्मल सी बात है, हर परीक्षाओं में एक प्रश्न इससे संबंधित आता है, तो संभावना 80% ये है कि आपके पास भी ऐसा प्रश्न आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी ना छोड़ें। क्लियर? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या? बैटरी। क्लियर? तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 159 लीटर के। ये तो हो गया। कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटे के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? विलियम हेनरी ब्रैग। याद रखिएगा, विलियम हेनरी ब्रैग। इनको और इनके पुत्र को, दोनों को नोबेल का पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। क्लियर? एक ही है और ऐसे ही है बस। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग 183 इंटू 10 पे 7 नैनोमीटर। 183 इंटू 10 पर 7 नैनोमीटर। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? 46 गुणे 10 पे 12 किलोमीटर, यानी 46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। ये होती है एक प्रकाश वर्ष की दूरी। क्लियर? एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 पर -7 की पावर सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 2 इंटू 10 पे 3 जूल। क्लियर? 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है 6 इंटू 10 पे 9 जूल। 1 जूल बराबर होता है 10 पर 7 अर्ग, यानी 10 की पावर 7 अर्ग। ये क्या होता है दोस्तों? 1 जूल बराबर होता है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है दोस्तों? एक्स किरणें। क्लियर? एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? अस्थि को। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? अस्थि को। जो एक्सरा होता है ना दोस्तों, आप लोगों ने एक्सरा देखा होगा, हाथ का देखा होगा, शरीर का देखा होगा। एक्स किरणों के अंदर क्वालिटी है कि आपके मांस को तो वो पार कर जाएंगी पर हड्डियों को नहीं कर पाएंगी। तो जब वो हड्डियों को नहीं कर पाती तो उन्हीं हड्डियों का चित्र हम एक्सरे में देखते हैं। अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो जाती है जिसमें लाखों रुपए की बचत हो? सामान्य तापमान पर। सामान्य तापमान पर अति चालकता
माने अति चालकता है भैया सामान्य तापमान पर, यानी इसका जो सामान्य ताप होगा अति चालकता -273 डिग्री सेल्सियस, इस पर बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों। याद रखिएगा, अति चालकता को भारत ही नहीं विश्व में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है ऊर्जा को एक तरीके से उत्पादित करने के लिए। लेकिन चूंकि इसमें खर्चा बहुत आता है, जब इसमें खर्चा कम आने लगेगा तो इसका प्रयोग बहुत ज्यादा हद तक किया जाने लगेगा। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर। एक्स किरणों की जो भेदन क्षमता है वह किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर। पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? जे ए फ्लेमिंग ने। किसने किया था दोस्तों? जे ए फ्लेमिंग ने। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है 51 MeV। क्या होता है? 51 MeV। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻6 माइक्रोन। क्लियर? मीटर, ठीक। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? 24 जूल। ये तो अपन लोगों को पता ही है दोस्तों। लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध संवृत्ति क्या कहलाती है? होलोग्राफी। आज होलोग्राफी को समझ गए क्या है? हालांकि बहुत सारे लोग जानते हैं। लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश की किरणों से व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाना ही होलोग्राफी है। लेजर किरण होती है केवल एक रंग की, देखते हैं ना वो एक प्रकाश ऐसा जाता है, वही होती है लेजर किरण। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है समस्थानिक कहलाते हैं। नॉर्मल प्रश्न है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन होती है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है दोस्तों? नाभिकीय विखंडन पर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। किसने बनाया था दोस्तों? फर्मी ने। याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहला आता है प्रश्न, ये किसने बनाया था? फर्मी ने। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम का किस पर है दोस्तों? तो वह संलयन पर है। संलयन पर है। क्लियर? सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है कार्बन AR विधि के द्वारा। सर्व प्राचीन सेल समूह की जो आयु है वह किसके द्वारा नापी जाती है? कार्बन AR के द्वारा, या एक तरीके से देख सकते हैं C14 के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में, उसको धीमा करने के लिए। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है। इससे क्या दर्शाता है? क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। इसके एक उदाहरण को और देख लीजिए कि दृश्य तुरंत हमको दिखने लगते हैं, ध्वनि थोड़ी देर बाद आती है। आज करके देखिएगा, इसको छोड़िए, हटाइए। आपने जो बिजली चमकती हुई आकाश में देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि बिजली पहले चमकी, थोड़ी देर बाद आप नीचे देखने लगे, तब आग जाके आवाज आई। तो वो बहुत दूर है, प्रकाश तो तुरंत आ गया आपके पास में, लेकिन जो बिजली की आवाज है उसको आने में समय लगा। क्लियर? क्योंकि ध्वनि की चाल प्रकाश से कम होती है। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अति चालकता। भी मैंने आपको बताया, क्रायोजेनिक्स इसी को कहा जाता है, क्रायोजेनिक। ठीक है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तन। कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। जर्मेनियम किसकी तरह होती है? अर्धचालक की तरह। एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसको टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई के द्वारा प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों को। किसको? सूक्ष्म तरंगों को। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। क्या है? वक्राकार। टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते। इसका कारण क्या है? पृथ्वी की वक्रता। यानी वक्रता यानी पृथ्वी गोल है, समझना बात को, वक्र टाइप में है इसलिए। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज, वायुयान आदि को ढूंढना, मार्ग को निर्देशित करने के लिए। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वही होलोग्राफी अभी अपन ने देखा। लेजर बीम का उपयोग होता है गुर्दे की चिकित्सा में। इन लेजर बीम से गुर्दे की पथरी को हटा दिया जाता है। क्लियर दोस्तों? समझ लीजिए। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। बिल्कुल, डायोड का काम क्या है? धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देना। प्रवाहित यानी बहने। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? केवल एक दिशा में। सिलिकॉन क्या है? इसको सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। रजिस्टर के
ट्रांजिस्टर के समविरचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? इसी सिलिकॉन का। इसीलिए होता है क्योंकि यह सेमीकंडक्टर है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक, यानी इनको अर्धचालक कहा जाता है, चिप बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। ऑटो हन ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की? यूरेनियम विखंडन के। किसके? यूरेनियम विखंडन के। याद रखिएगा, यूरेनियम के विखंडन पर ही ऑटो हन ने अणु बम की खोज की थी। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है वर्ण विक्षेपित विकिरण। वर्ण विक्षेपित विकिरण। निम्न तापी इंजन क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में। किसमें किया जाता है दोस्तों? रॉकेट में। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होती है? यूरेनियम। याद रखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग होता है। बम के रूप में तो होगा इसका प्रयोग, वो अलग बात है, ऊर्जा के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास थी, आज की क्लास अपनी समाप्त होती है। कल अपन मिलेंगे फिर से एक नई क्लास के साथ में। बढ़िया 150 से ज़्यादा प्रश्न होंगे उसमें। अपनी 5000 प्रश्नों की ये जो सीरीज है दोस्तों, इसको आप लोग देखें। बार बार देखने से आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा। अगर आप लोगों से हो सके, वैसे मेरी व्यक्तिगत राय भी आप लोगों के लिए है कि नोट्स बनाना चालू कर दें। नोट्स बना के यदि आप लोग करेंगे तो काफ़ी सारे प्रश्न आपके पास में जब तक आपकी परीक्षा आएगी होंगे। बस इन्हीं प्रश्नों को आप लोग कर देंगे तो नैया पार हो जाएगी। 10 किताबों से पढ़ने से बेहतर है दोस्तों एक किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। किताब कोई सी भी हो, किताब कोई भी गलत नहीं होती, टीचर भी कोई भी गलत नहीं होता, सभी लगभग में वही पढ़ाते हैं। बस एक को आप लोग पकड़ लेंगे तो काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जो लोग टेलीग्राम से ना जुड़े हों, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, और सब्सक्राइब जिन्होंने ना किया हो वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।